नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जो CDP का सीरीज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज है। तो आज उसी सीरीज का ये दूसरा सेट है। इसमें 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे CDP का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्हें अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उसका अनुपालन करें। ये तो नहीं होगा। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, स्पष्ट और आश्वस्त कर देने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चर्चा करनी चाहिए। तो साथियों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता किस में होगा? तो होगा जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ठीक है, कैसे? शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, तीसरा अपनी रुचि से, और पुरस्कार पाने के लिए। तो सर्वाधिक सृजनशील का बात यहाँ हो रहा है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। जब बच्चा अपने रुचि से भाग लेगा तो ज़्यादा सृजनशील हो जाएगा, ज़्यादा क्रिएटिव होगा। फोर्थ, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ये तो आसान है। परेशानी, समस्या, संसाधन और बाधा है। ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए और कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर साथियों? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, डैश के विचारों से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो किसके अनुसार? स्किनर के, पेवलोव के, यूंग के और पियाजे के। तो क्या हो जाएगा आंसर साथियों? आंसर हो जाएगा माननीय पियाजे साहब। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो क्या हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ? तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों, बच्चों के अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 8, जटिल पारिस्थितिक को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। दूसरा ऑप्शन है, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीख लें। तीसरा, उस पर एक भाषण देकर। या चौथा, कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो क्या हो जाएगा? अगर कोई जटिल परिस्थिति है तो उसको क्या करेंगे साथियों करेंगे उसको कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद उसको निर्देश देंगे
तो क्या हो जाएगा, इसमें विद्यार्थी जो है उसको समझेगा और छोटे छोटे कार्य को फिर करेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि यह एक शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दूसरा ऑप्शन, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। तीसरा ऑप्शन, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा समस्यात्मक है। देखिए, बच्चा अपने अपने हिसाब से सोचता है और अपने अपने हिसाब से अपने माइंड में समझ को डेवलप करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है, बेहतर होता है, स्थिर रहता है, समान रहता है या अवनत रहता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा बेहतर होता है। क्या होगा, इससे जब कोई सी भी समस्या पर स्टूडेंट को चर्चा का अवसर दिया जाता है साथियों, तो उससे क्या होता है कि समस्या का समाधान जल्दी मिल जाता है और सीखने का वक्र जो है वो बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, सही है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन नहीं करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 4, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 12, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है और विकास पृथक होता है। यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर 12 का आंसर क्या होता है, वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। अब क्यों होती है, वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण। तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। और चौथा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो यहाँ हो जाएगा जेनेटिक और एनवायरनमेंट के बीच जो अननोन क्रिया होता है उसके कारण ऐसा एक दूसरे में क्या होता है, भिन्नता आता है साथियों। ठीक, बच्चे के सामाजिककरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य और गौण। तो साथियों जैसा कल भी हमने डिस्कस किया था कि परिवार का भूमिका जो क्या है बच्चे के लिए एकदम बिल्कुल मुख्य माना जाता है, बिल्कुल ही मुख्य माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। और तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। और फोर्थ ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगनात्मक विचार उसमें आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक ही सिर्फ सही मिलान करने वाला जोड़ा है, तो ये है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा क्या होता है, साधारण और वर्गीकरण करने योग्य होता है। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है, प्रतीकात्मक विचार, अहं केंद्रित चिंतन, कार्य कारण और विपरीत चिंतन। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साथियों, कार्य कारण इसका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय की डैश के।
देखिए, मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त, परखता, प्रकार, मात्रा और आकार, किस्म। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इस दोनों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चों का जो चिंतन होगा उसका जो वयस्क के अनुसार प्रकार में भिन्न होगा लेकिन मात्रा में सेम होगा। ठीक है, पियाजे कहते हैं कि वयस्क और अगर बच्चों का हम लोग चिंतन के विषय में दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, उसका जो क्वालिटी होगा वो भिन्न होता है बजाय की क्वांटिटी के। तो हमेशा याद रखना है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा के। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। बैगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, ठीक है, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण करने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो हमेशा पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे ज़्यादा सोशल लर्निंग पे जोर देते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं साथियों, कोहल वर्ग ने विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं जिसके बारे में ये क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण दिए हैं, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। तो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन नंबर 1, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तीसरा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका वारी वारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। फोर्थ ऑप्शन, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे होते हैं और उसमें टीचर क्या है, वो बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाकर निगरानी करते हैं। ठीक है, बुद्धि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि क्या है साथियों? बुद्धि है समस्या का एक समुच्चय, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। ये बहुत ही अति संवेदनशील काल है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है भाषा के लिए। प्रारंभिक बचपन का जो काल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, बाकी जो है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और कम महत्वपूर्ण ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, अब देखिए 24, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये क्या है? सीधी सी बात है, ये जेंडर रूढ़िवादिता का क्वेश्चन है। जातीय भेदभाव और परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है और लड़कियों और लड़कों के जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो यहाँ पहले ही हमने बताया ये क्या कर रहा है, लड़के और लड़कियों के बीच क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, रूढ़िवाद धारणा प्रकट कर रहा है। आकलन, बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 25, आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ये कभी नहीं हो सकता है।
लेबल हम लोग कभी नहीं करते, ना तो एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ना तो लेवल करते हैं। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। ये भी देखिए, ये भी हम लोग नहीं करते हैं, बच्चों के साथ प्रतियोगात्मक भावना को विकसित नहीं करते हैं। और तीसरा ऑप्शन, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति ये भी नहीं होगा। ठीक है, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना का सक्रिय रूप से ये भी नहीं होगा। सीखने के सुनिश्चित तनाव और दबाव को कम करना ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा साथियों आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार का ये एक अच्छा तरीका है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। ये तो गलत ही है। तीसरा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4, यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। ऐसा कुछ नहीं होता साथियों। इसका ऑप्शन हो जाएगा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2010 में आया था, वो भी यही कहता है, ये 2010 में आया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, उन्हें विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। तीसरा ऑप्शन, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। फोर्थ ऑप्शन, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। साथियों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल किया जाए, तभी वो डेवलप कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, जिसको बोलते हैं हम लोग मूड स्विंग्स, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वॉज को साव, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इस चारों में से? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा साथियों, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मतलब मूड स्विंग्स यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देखता है, दैट मीन्स कि वो कम देखता है, बिना, ऑप्शन है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उन्हें नियमित विद्यालय में डाला जाना चाहिए। उन्हें शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके लिए किसी काम नहीं आएगी। ये तो गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, ये भी गलत है। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, बाकी ये तीनों ऑप्शन निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव ऑप्शन है, विशेष प्रावधान करते हुए। ठीक है, उन्हें नियमित विद्यालय में ही रखकर पढ़ाना चाहिए। सीखना, आज का अंतिम सवाल, सीखना क्या है? सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों में छीन संबंध रखता है, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, और फोर्थ ऑप्शन है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लर्निंग। सीखने वाला जो लर्नर है उसके इमोशन से क्या करता है? प्रभावित होता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज का ये 30 क्वेश्चन था साथियों, ये क्वेश्चन खत्म हो गया आज के। सभी मित्रों को अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी मित्र वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।